बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने जो रिसर्च डिज़ाइन के एलिमेंट्स थे तकरीबन सारे के सारे पढ़ लिए हैं। डाटा कलेक्शन पढ़ लिया, क्वेश्चनरी मेथड है वो पढ़ लिया है। अब हम इस पे वी विल स्टडी अबाउट द डाटा प्रिपरेशन और डाटा एंट्री into SPSS etc. coding, code book, pre-coding, coding rules, data entry, editing the data and data transformation. ये आज के इस लेक्चर के ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। डाटा प्रिपरेशन एंड डिस्क्रिप्शन। डाटा प्रिपरेशन इंक्लूड्स एडिटिंग, कोडिंग एंड डाटा एंट्री। हम एडिटिंग करते हैं, हम क्वेश्चन फिल करवाने के बाद उसके जो उसकी सेटिंग करते हैं, उसकी कमी ज़्यादती उसको दूर करते हैं। उसके बाद कोडिंग होती है, कोडिंग के बाद फिर डाटा एंटर किया जाता है। इट इज़ द एक्टिविटी दैट इंश्योर्स द एक्यूरेसी ऑफ द डाटा एंड देयर कन्वर्जन फ्रॉम रॉ फॉर्म टू रिड्यूस्ड एंड क्लासिफाइड फॉर्म्स दैट आर मोर अप्रोप्रिएट फॉर एनालिसिस। इसका मेन ऑब्जेक्टिव हमारा यही होता है कि हम एक अच्छे तरीके से उस डाटे को एनालाइज कर सकें और उस डाटे का एनालिसिस से पहले उसकी जो प्रिपेयर करें। प्रिपेयरिंग अ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स समरी इज अनदर प्रीलिमिनरी स्टेप दैट अलाउज डाटा एंट्री एरर्स टू बी आइडेंटिफाइड एंड करेक्टेड। और इस डाटे को फाइनल एनालिसिस के लिए तैयार करने से पहले हम उसकी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो है वो चेक करते हैं। दैट आल्सो हेल्प्स अस टू रिमूव डिफरेंट एरर्स। Getting the data ready for analysis. After data obtained through questionnaire, they need to be coded, keyed in and edited. Outliers, inconsistencies and blank responses, if any, have to be handled in some. डाटा को हासिल करने के बाद फिर हम उसको जो है उसकी कोडिंग, उसको डाटा एंट्री करते हैं, उसकी कमी ज़्यादती दूर करते हैं। आउटलायर्स को रिमूव किया जाता है। उसकी इनकन्सिस्टेंसीज हो सकती हैं, कहीं पे मतलब कोई ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें आई हैं या गलत चीज़ लिखी हुई है, उनको दूर सेट किया जाएगा। ब्लैंक रिस्पॉन्सेज भी होते हैं, जो लोगों ने अपने रिस्पॉन्डेंट ने कुछ चीज़ों का जवाब नहीं दिया होता, उनको भी किस तरीके से हैंडल किया जाता है वो दैट इज डिफरेंट। कोडिंग। डाटा कोडिंग इन्वॉल्व्स असाइनिंग अ नंबर टू द पार्टिसिपेंट्स रिस्पॉन्सेज सो दैट दे कैन बी एंटर्ड इनटू डेटाबेस। इसमें हम उनको नंबर असाइन करते हैं, कोड असाइन करते हैं। In coding, categories are the partitions of a data set of a given variable. हम उसकी जो 1, 2, 3, 4, 5 डिफरेंट जो है उसकी पार्टीशन करेंगे। For instance, if the variable is gender, the categories are male and female. Categorization is the process of using rules to partition a body of data. Both closed and open-ended questions must be clear. तो इसकी जो हमारे मेल है, जैसे मेल और फीमेल है, उसके लिए मेल के लिए 1 और फीमेल के लिए 2 कोड दें, तो ये कोडिंग है। और ओपन एंडेड क्वेश्चन रूल या क्लोज एंडेड क्वेश्चन रूल, तो उन सब की कोडिंग करना जरूरी है। न्यूमेरिक कोडिंग सिंप्लीफाइज द रिसर्चर्स टास्क इन कन्वर्टिंग अ नॉमिनल वेरिएबल लाइक जेंडर टू अ 1 or 2। ये हमें हमारे लिए जो काफ़ी सारी चीज़ें में ईजी हो जाती है। न्यूमेरिक डाटा को हैंडल करना ज़्यादा ईजी होता है दूसरे डाटा के लिए। तो इसमें मेन जो है कोडिंग का मेजर ऑब्जेक्टिव भी यही होता है कि हम उसकी जो है न्यूमेरिक फॉर्म चीज़ों को लेकर आए और उसके बाद फिर उनको हम सॉफ्टवेयर की हेल्प से इन्वेस्टिगेट करें। कोड कंस्ट्रक्शन। देयर आर 2 बेसिक रूल्स फॉर कोड कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट, द कोडिंग कैटेगरी शुड बी एग्जॉस्टिव, मीन्स दैट अ कोडिंग कैटेगरी शुड एग्जिस्ट फॉर ऑल पॉसिबल responses. कोडिंग कैटेगरी शुड बी एग्जॉस्टिव। इसका मतलब यह है आप जो हमारा रिस्पॉन्डेंट है उसको कोई भी रिस्पॉन्स हो, उसके लिए हमारा एक कोड होना जरूरी है और उस कोड को बराबर से कोडिंग कैटेगरी शुड बी एग्जॉस्टिव। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कहते हैं स्ट्रांगली डिसएग्री, एग्री और स्ट्रांगली एग्री, तो हमारे पास 5 ऑप्शन जैसी होती है, पांचों के लिए हमारे पास कोड का होना जरूरी है। तो 5 कैटेगरीज हैं, इसकी छठी कैटेगरी कोई नहीं होगी। तो अगर हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन हो जिसके अंदर 6 कैटेगरीज हों, तो वहाँ पर भी हमारे पास जो एग्जॉस्टिव होंगी, वो जो भी हमारा रिस्पॉन्डेंट है उन 6 में से किसी एक को टिक करेगा, कोई 7वीं या 8वीं नहीं होगी। और अगर ओपन एंडेड क्वेश्चन है तो उसमें हमारे पास अगर 10 आ जाती है, 12 आ जाती है, उतने ही हमारी कैटेगरीज हमने
कोड की फॉर्म में 1 2 3 4 की फॉर्म में या उसके लेबल की फॉर्म में लेकर आनी है। तो कोडिंग जो है कैटेगरी शुड बी एग्जॉस्टिव। ऐसा नहीं है कि एक बंदा हमने कोडिंग कोड जो है 1 से 5 तक रखे हुए हैं और कोई एक बंदा है वो किसी ऐसी चीज़ को क्लिक कर रहा है कि वो 5 में आती भी नहीं है। इट इज़ नॉट पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल हाउस होल्ड साइज माइट बी कोडेड 1 2 3 4 एंड 5 आर मोर। अब जैसे हाउस होल्ड साइज के लिए है तो 5 आर मोर है, जैसे 10 हो 9 हो सारे के सारे 5 आर मोर में आ जाएंगे। The 5 or more category assures all subjects of a place in the category. Second, the coding category should be mutually exclusive and independent. Mutually exclusive का मतलब है कि they should not overlap. ऐसा नहीं है कि एक बंदा at the same time agree भी कर रहा हो और उसी वक्त वो disagree भी कर रहा हो। तो coding category should be mutually exclusive। तो जैसे 1 2 3 4 5 है, तो ये जैसे अगर हम बात करें एज की बात करें, हम कहते हैं जी 20 से 25, 26 से 20, 26 से 30, तो इस तरह ठीक है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम कहें जी 20 से 25 और 24 से 30। अब 24 से 30 का मतलब है 24 25 वाले भी इसी में आ गए, तो ये ओवरलैप नहीं करेंगे बल्कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। ये जो कैटेगरी जो भी हम बनाए वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगी, ओवरलैप होगी। Missing data should also be represented with a code. In the good old days of computer cards, a numeric value such as 9 or 99 was used to represent missing data. Today, most software understand that either a period or a blank response represents missing data. तो मिसिंग डाटा के लिए भी हम कोड यूज कर सकते हैं। वैसे तो आजकल जैसे SPSS है तो उसके लिए अंदर जब खाली जगह खाली होगी तो उसको खुद ही उसको मिसिंग डाटा कंसिडर करेंगे। लेकिन अगर हम उसकी जगह पर किसी कोड जैसे 9 या 99 को लेकर आना चाहें तो वो भी हम ले सकते हैं। कोड बुक, अ कोड बुक कंटेन ईच वेरिएबल इन द स्टडी एंड स्पेसिफाइज द एप्लीकेशन ऑफ कोडिंग रूल्स टू द वेरिएबल। कोड बुक कंटेन ईच वेरिएबल इन द स्टडी। तो कोड बुक है हमारे अंदर सारे के सारे वेरिएबल्स मौजूद होंगे एंड स्पेसिफाइड एप्लीकेशन ऑफ कोडिंग रूल्स टू द वेरिएबल, और हर वेरिएबल के अंदर जो डिफरेंट कोडिंग रूल्स है वो भी उसको लिखेंगे। इट इज यूज्ड बाय द रिसर्चर और रिसर्च स्टाफ टू प्रमोट मोर एक्यूरेट एंड मोर एफिशिएंट डाटा। इट इज द डेफिनेटिव सोर्स फॉर लोकेटिंग द पोजीशंस ऑफ वेरिएबल्स इन द डाटा फाइल ड्यूरिंग एनालिसिस। तो ये जो कोड बुक है वो उसके अंदर हर वेरिएबल होगा और हर वेरिएबल के डिफरेंट जो कोड्स होंगे वो भी मौजूद होंगे। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है more and more accuracy और easy data analysis। सैम्पल कोड बुक है जी, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 सबसे पहले नंबर 1 है जी 1 और 2, रिकॉर्ड नंबर, रेस्पोंडेंट नंबर। इसके लिए इसमें क्वेश्चन जो है इसको नहीं लिखा है, इसमें वेरिएबल 1 है। वेरिएबल नंबर 3 है जिप, वेरिएबल नंबर 3 है जिप कोड है। तो 5 डिजिट जिप कोड है तो उसके लिए मिसिंग के लिए उसने 5 टाइम 9 लिखा है। उसके नंबर वेरिएबल 4 है बर्थ, तो बर्थ के लिए 2 डिजिट बर्थ ईयर है, जैसे 99 98, ये इसमें बर्थ ईयर रखा हुआ है और 99 है मिसिंग वैल्यू के लिए इसमें 99। जेंडर है, जेंडर में 2 पॉसिबिलिटीज है, मेल और फीमेल, और तीसरा मिसिंग वैल्यू। तो मिसिंग वैल्यू के लिए हम 9 लिख सकते हैं। लेकिन SPSS में जैसी बात हुई कि अगर खाली जगह छोड़ी जाएगी तो इसका मतलब है कि वो रिस्पॉन्स नहीं दिया गया, वो ब्लैंक स्पेस। मैरिटल स्टेटस में है 1 2 3 4 5, मैरिड, विडो, डाइवोर्स, सेपरेटेड, नेवर मैरिड, और 5 9 है मिसिंग। इसी तरीके से हाउसिंग ओन है या रेंट पर, ओन है तो 1 है, रेंट पर है तो 2 है, प्रोवाइडेड है तो 3 और 9 मिसिंग के लिए 9। तो जैसे सैम्पल कोड में इसमें तमाम हमारे पास तमाम के तमाम वेरिएबल्स भी होंगे और उनके जो वेरिएबल के नाम और उनके पॉसिबल कोड्स जो है वो भी। प्री कोडिंग, pre-coding means assigning code book codes to variables in a study and recording them on the questionnaire। तो pre-coding का मतलब है कि हम क्वेश्चनेयर को कंडक्ट करने से पहले ही हम उनको कोड डाल देते हैं। और you could design the questionnaire in such a way that apart from the respondent's choice, it also indicates the appropriate code next to it। With the pre-coded instrument, the codes for variable categories are accessible directly from the question। क्योंकि pre-coding है जैसे एक सैम्पल pre-coded इंस्ट्रूमेंट है। जैसे देखिए जी क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज द जिप कोड ऑफ योर रेजिडेंस, 2 व्हाट इज द ईयर ऑफ योर बर्थ, 19 के बाद कुछ है,
नंबर 3 जेंडर, मेल फीमेल, मेल के लिए 1 है, फीमेल के 2 है। अगर लिखा इंडिकेट योर चॉइस बाय नंबर, यहाँ पर आप 2 देंगे, फीमेल होगी तो 2 होगा और मेल होगा तो वो 1 लिखेंगे। अब ऑटोमेटिकली यहाँ पर हमारा ये प्री कोडेड लिस्टेड है। यहाँ पर जैसे मैरिड, विडो, डाइवोर्स, सेपरेटेड के लिए 1 2 3 4 5 ये सारे के सारे हम बाई नंबर जो है वहां से डाटा ले सकते हैं। कोडिंग ओपन एंडेड क्वेश्चन, one of the primary reasons for using open-ended questions is that insufficient information or lack of a hypothesis may prohibit prevailing response categories in advance. Researchers are forced to categorize responses after the data collection. ओपन-एंडेड क्वेश्चन जो है क्योंकि उसका हमें नहीं पता होता कि हमारा रिस्पोंडेंट है वो कौन सी नई बात हमें बता दें, तो इसलिए हम उसको प्री कोडिंग नहीं करते बल्कि उसकी कोडिंग हम बाद में ही करते हैं। In the figure on the next slide, question 6 illustrates the use of an open-ended question. After preliminary evaluation, response categories were created for that item. They can be seen in the code book. ये भी open-ended question है. What promoted you to purchase your most recent life insurance policy? कौन कौन सी रीजन थी? अब वो बताने वाले ने तो अपने वर्ड्स में लिखी है, लेकिन हमने इसको एक मुनासिब अंदाज में ले आए। जैसे हमने कहा कि वो कहता है होम, तो टू बाई होम, ड्यू टू द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, ड्यू टू द डेथ ऑफ अ रिलेटिव और फ्रेंड। तो ये हमने वेरिएबल्स के नाम भी लिखे, यहाँ पर ये वेरिएबल्स के नाम आ गए और ये उनकी रीजन आ गई और यहाँ पर 7 कोड आ। तो ये कोड हमने डाटा आने के बाद जितनी पॉसिबिलिटीज थी ये उनकी वजह से हमने ये सारे के सारे बात की। अकॉर्डिंग रूल्स, कैटेगरीज शुड बी एग्जॉस्टिव, should be mutually exclusive, appropriate to such problem and derived from one classification principle. तो ये जो कैटेगरीज हैं हमारी वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होनी चाहिए कि इनकी ओवरलैप ना करें, एग्जॉस्टिव होनी चाहिए यानी कि हर रिस्पॉन्स के लिए कोई ना कोई कैटेगरी मौजूद हो, अप्रोप्रिएट टू सच प्रॉब्लम, जो भी हमारा रिसर्च प्रॉब्लम है उसके हवाले से अप्रोप्रिएट कोडिंग होगी, और डिराइव फ्रॉम वन क्लासिफिकेशन प्रिंसिपल, और उसको कोई ना कोई क्लासिफिकेशन होनी चाहिए और किसी क्लासिफिकेशन के तहत वो होनी चाहिए, तो ताकि जो है ना वो एक मुनासिब हमारा जिसका अच्छा एक एनालिसिस हो सके। क्लासिफिकेशन से मेरा जैसे यहाँ पे आपके पास ये जो क्लासिफिकेशन है, जैसे मेल और फीमेल है, जो 2 की 2 आ रही है, और मैरिटल स्टेटस में 1 2 3 4 5 पॉइंट लिखकर स्टेज में हम स्ट्रॉन्गली के सभी स्ट्रॉन्गली एग्री होता है और उन सब के लिए हमारे पास एक कोड होता है। क्लासिफिकेशन data entry. After responses have been coded, they can be entered into database. Raw data can be entered through any source program, for example SPSS data editor. तो कोडिंग के बाद फिर हम उसको सारे रिस्पॉन्सेज को एक डाटा को पहले एंटर करते हैं उसके अंदर। डाटा एंट्री कैन बी हैंडल्ड विद द हेल्प ऑफ कीबोर्डिंग, डिजिटल बारकोड्स, वॉइस रिकॉग्निशन, डेटाबेस प्रोग्राम्स, ऑप्टिकल रिकॉग्निशन। ये हमारे पास जो है डाटा एंट्री बाई हैंड जैसे है, कीबोर्ड से करते हैं। डाटाबेस प्रोग्राम जैसे है, इसमें SPSS एक्सेस है, इसी तरीके से ये जो SPSS माइक्रोसॉफ्ट MS एक्सेस है उसमें कर सकते हैं हम डाटाबेस। इसमें डाटा एंट्री जो है एक्सेल में भी कर सकते हैं। MS एक्सेस तो वो एक डाटाबेस का ही प्रोग्राम है, तो SPSS में भी डाटाबेस बन सकती है, एक्सेल में भी वो डाटा एंट्री हो जाती है। लेकिन हमने डाटाबेस अगर बनानी है कम्प्रीहेंसिव किस्म की तो SPSS में बन सकती है और MS एक्सेस में बन सकती है। इसके अलावा और भी कई डाटाबेस प्रोग्राम्स होंगे। डिजिटल बारकोड डाटा, जो हम डिजिटल बारकोड के जरिए से भी हम डाटा एंट्री कर सकते हैं। सिंपल एक बारकोड है, वो हमने उसको स्कैन करवाया तो वो डाटा ऑटोमेटिकली एंटर हो जाएगा। वॉइस रिकॉग्निशन जो है उसके जरिए से डाटा एंट्री हो सकती है। ऑप्टिकल रिकॉग्निशन के जरिए से भी डाटा एंट्री हो सकती है। एडिटिंग डाटा, after data has been entered, the blank responses, if any, have to be handled in some way, and inconsistent data have to be checked and followed up. Data editing deals with detecting and correcting illogical, inconsistent, or illegal data and omissions in the information returned by the participants of study. तो इसके अंदर जितने भी ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, अगर आपकी इलॉजिकल लग रहा है, ऊपर एक बंदा लिख रहा है कि जो है मतलब अपना नाम बता रहा है तो मोहम्मद आरिफ और नीचे वो कहता है फीमेल, तो ये इलॉजिकल है। तो आपने अपने उस क्वेश्चनर्स से आपने
ये इलॉजिकल चीज़ें हैं, इनको भी डिटेक्ट करना है और उनको करेक्ट करना है। इनकन्सिस्टेंट है, आपस में जो मिलते नहीं है चीज़ें, इसी तरह की इंफॉर्मेशन होगी, या इलीगल डाटा वहाँ पर आ जाता है जो कि आपने विद अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं होता, तो उसको भी फिर हमें वहाँ से मूव करना होता है। Data editing criteria should be accurate, should be consistent, arranged for simplification, uniformly entered and complete. एडिटिंग जो है, एडिटिंग डाटा की एडिटिंग जो होती है वो एक्यूरेसी को इंक्रीज करती है, उसको एक्यूरेट बनाने के लिए हम करते हैं, और कंसिस्टेंसी डेवलप की जाती है उसके जरिए से, इनकंसिस्टेंट चीज़ें निकाल दी जाती हैं, और उसको फिर एक सिंप्लीफिकेशन जो है उसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म उसको ले आते हैं। जैसे कि टेबल आ जाता है, उसको फिर आगे हम विजुअल एनालिसिस के लिए फुल फाइनली प्रीपेड होता है। यूनिफॉर्मली एंटर्ड, यूनिफॉर्मली एंटर्ड का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि जैसे कि ड्यू टू बर्थ, जैसे हमने ओपन एंडेड क्वेश्चन की बात की, तो कहीं पर तो उसने लिखा हुआ है कि ड्यू टू बर्थ, कहीं पर उसने लिखा हुआ है कि द रीजन वाज बर्थ ऑफ चाइल्ड। ये एक डिफरेंट है, एक ही बात है, चाइल्ड ऑफ बर्थ की बात हम कर रहे हैं, लेकिन एक बंदे ने ड्यू टू चाइल्ड ऑफ बर्थ लिखा है, इसने कहा है द रीजन वाज द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड। इस तरह नहीं होना चाहिए, बल्कि हम एक ही वर्डिंग होनी चाहिए हर जगह पर। ओपन एंडेड क्वेश्चन था और उसका जवाब जो भी था उसको हमने उसको अंडरस्टैंड किया, उसका मतलब जो था वो अपने एक वर्डिंग में लेकर आए, यूनिफॉर्म वर्डिंग में, और दैट शुड बी हमारा जो डाटा वो कंप्लीट होना चाहिए, उसकी जो मिसिंग वैल्यू है उसको रिमूव करना। तो फील्ड एडिटिंग रिव्यू, एंट्री गैप्स एंड कॉल बैक एंड वैलिडेट्स एंड री इंटरव्यू। तो फील्ड एडिटिंग जो क्या है, जब हम बड़े लेवल पर डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं तो हमें फील्ड एडिटिंग भी करनी पड़ती है। तो फील्ड एडिटिंग रिव्यू सबसे पहला एक स्पेसिफिक जो स्टेप है। इन लार्ज प्रोजेक्ट्स फील्ड एडिटिंग रिव्यू इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फील्ड सुपरवाइजर. It should be done soon after the data have been collected. During the stress of data collection, data collectors often use ad hoc abbreviations and special symbols. तो उसका जो रिव्यू है हमारा तो फौरन हो जाना चाहिए, जो ही डाटा कलेक्ट हुआ है उसके फौरन बाद हो जाए, क्योंकि बाज़ का जो हमारा कलेक्टर है, जो हमारा एनोमिनेटर है, उसमें एब्रीविएशंस यूज़ किए होते हैं और एक स्पेशल सिंबल यूज़ किए होते हैं लोगों की बातों के, तो वो अगर हमने फौरन रिव्यू कर लेंगे तो हमें उसका पता लगेगा, अदरवाइज बाद में हम भूल सकते हैं। If the forms are not completed soon, the field interviewer may not recall what the respondent said. Therefore, reporting forms should be reviewed regularly. Entry gaps and callback. When entry gaps are present, a callback should be made rather than guessing what the respondent probably said. अगर आपको कोई एंट्री गैप मिलता है तो आपको चाहिए फौरन कॉल करें, उस बंदे का नंबर होगा हमारे पास, दोनों को रखता होगा, और उसके जरिए से उसको फिल करें। Validates with the help of re-interview. The field supervisor also validates field results by re-interviewing some percentage of the respondents on some question to verify that they have participated. तो री-इंटरव्यू का वैलिडेट करने का मकसद ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा जो कलेक्टर था, जो हमारा एनोमिनेटर था, उसने कोई गड़बड़ की हो और उसने जो है वो डाटा एंट्री अपने पास से कर ली हो, इंटरव्यू किसी का किया ही नहीं है, लेकिन किसी की तरफ से लिख भी लिया, नोट कर लिया, फलाने ये का, फलाने ये का, ये का, ये का, नहीं, ऐसा नहीं। तो इसलिए ये जो है री इंटरव्यू जो है वैलिडेट करने के लिए दी जाती है। 10% इज द टिपिकल अमाउंट यूज्ड इन डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन में 10% जो फॉर्म्स हैं उनके लिए इंटरव्यू जो है ना वो सजेस्ट की जाती है। सेंट्रल एडिटिंग, जब डाटा बहुत हाई लेवल पर हम एक प्रोजेक्ट ले रहे हैं, जैसे इकोनॉमिक सेंसस पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने की थी, ये बहुत बड़ी थी, पूरे पाकिस्तान के अंदर एसएमईज भी और लार्ज स्केल इंडस्ट्री भी सारी की सारी कवर की गई थी। और ये एक सिंपल अगर घर के अंदर किसी ने एक लूम लगाई हुई है या एक खड्डी लगाई हुई है, तो वो कारपेट बनाने वाली खड्डी लगाई है, तो उसको भी उन्होंने नोट किया। और स्मॉल लेवल पर जो इंडस्ट्रियल वर्क हो रहा था वो सारे के सारे को उसने लिया। तो ये वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, तो उसमें सेंट्रल एडिटिंग करनी पड़ती है। डाटा एक जगह से कलेक्ट होकर आता है, आगे फिर उसके जो है ना वो डिफरेंट सेंटर्स बने होते हैं, फिर उसके बाद फाइनली इस्लामाबाद में जाकर वो उसकी जो सेंट्रल एडिटिंग होती है। तो एट दिस पॉइंट द डाटा शुड गेट अ थॉरो एडिटिंग। फॉर अ स्मॉल स्टडी a single editor will produce maximum consistency, but for large studies editing tasks should be allocated by section. अब जब सेंट्रल एडिटिंग होती है तो उसमें वो कह रहा है कि
एक तो है अगर तो हमारा जो है वो स्टडी को इस्तेमाल है तो एक सिंगल एडिटर भी काम कर सकता है और अच्छी उसकी कंसिस्टेंसी ज्यादा होगी। लेकिन अगर हमें ज्यादा एडिटर्स लगाना पड़े तो फिर क्या किया जाए, देन एडिटिंग टास्क शुड बी एलोकेटेड बाय सेक्शन। फॉर एग्जांपल हमारे क्वेश्चन के 5 सेक्शंस हैं तो हम एक एडिटर को एक सेक्शन दे दें, दूसरे को दूसरा, और जितने भी क्वेश्चन है सब के सब का पहला सेक्शन जो है वो एक एडिटर करे और सारे के सारे क्वेश्चन का दूसरा सेक्शन दूसरा एडिटर करे। इस तरीके से ज्यादा कंसिस्टेंसी डेवलप हो सके। रॉन्ग एंट्री एंड रीप्लेसमेंट। Sometimes it is obvious that an entry is incorrect and the editor may be able to detect the poorer answer by reviewing other information in the data set. अब क्वेश्चन में दूसरी इंफॉर्मेशन देखकर जान उसको पता चल जाएगा कि ये रॉन्ग एंट्री है। This should only be done when the correct answer is obvious, and if an answer given is inappropriate, the editor can replace it with the unknown answer or unknown. तो अगर तो हमें यकीनी है कि इसकी जगह पर ये फलां वर्ड ही आना चाहिए, फलां चीज ही आनी चाहिए, तो फिर तो ठीक है। अगर ऐसा ना हो तो बजाय इसके कि हम गलत एंट्री करें, वहां पर बेहतर है कि हम उसको ओपन छोड़ दें और अननोन नॉट, जैसे उन्होंने नॉन रिस्पॉन्स की जगह खाली होती है, हम नॉन रिस्पॉन्स उसको दें। फेकरी ऑपरेटेड क्वेश्चन। द एडिटर कैन आल्सो डिटेक्ट इंस्टेंसेस ऑफ आर्मचेयर इंटरव्यूइंग, फेल इंटरव्यूज ड्यूरिंग दिस फेज। This is easiest to spot with open-ended question. तो बाज़ का ऐसा भी होता है कि एक हमारा अनोमिनेटर है वो मार्केट में गया है या हमारे फील्ड में गया है, अब उसने देखा कि 2-3 बंदे तो मिल गए, अब अगला 1-2 बंदे मिल नहीं रहे तो उसने क्या किया, वहां बैठा और अपनी तरफ से ही उनका जो फॉर्म थे वो फिल कर दिया। ये फेक एंट्रीज, फेक जो है ना वो उसने फिल किया। अब उसको जो हमारा एडिटर है हमारा वो इसको देख सकता है, पकड़ सकता है कि भाई इन्होंने ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या थे, उनसे काफी हेल्प मिल जाती है। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं वो हर बंदा जो है मतलब अपने एक अंदाज में बात करता है, तो उनसे हेल्प ली जा सकती है और जितनी भी फेक इंफॉर्मेशन है उसको पकड़ लेगी। गाइडलाइंस फॉर एडिटर्स। बी फैमिलियर विद इंस्ट्रक्शंस गिवन टू इंटरव्यूअर्स एंड नंबर 1। नंबर 2, डू नॉट डिस्ट्रॉय द ओरिजिनल एंट्री। तो जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है शुरू में इंटरव्यू करने वालों को तो वो उनके बारे में जो है एडिटर को है कंप्लीटली पता होना चाहिए। नंबर 2, डू नॉट डिस्ट्रॉय द ओरिजिनल एंट्री। अगर किसी फॉर्म के ऊपर कोई एंट्री की हुई है और उसकी जगह पर वो समझता है कि ये गलत है, इसकी जगह पर मैंने सही एंट्री लिखनी है, तो वो गलत एंट्री को जरूर काटे, लेकिन इस तरह से काटे कि वो ओरिजिनल एंट्री बाकी रहे, नजर आती रहे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ था। ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल उसके ऊपर जो है ना वो सही लगा दे कि उसको पता नहीं चले यहाँ क्या लिखा हुआ था। तो अब जैसे तो अब मेल को अगर फीमेल बनाना है तो ऐसा ना हो कि वो मेल के साथ ही FT डाल दे और ऐसे लगे जैसे कि फीमेल ही लिखा हुआ था शुरू से, बल्कि उसको चाहिए कि वहां पर एक छोटा सा क्रॉस लगा के साथ फीमेल लिखे ताकि ओरिजिनल एंट्री भी रहे और पता चले कि ये एडिटर ने इसमें करेक्शन की। मेक ऑल एडिटिंग एंट्रीज आइडेंटिफाइएबल एंड इन स्टैंडर्डाइज्ड। यही आइडेंटिफाइएबल जो है, जो भी एंट्रीज आपने करनी है उनको वो पता चलना चाहिए क्या लिखा हुआ है, क्या काटा हुआ है, ये बात वही चीज पकड़ मिलती है। मेकिंग ऑल एडिटिंग एंट्रीज आइडेंटिफाइएबल एंड इन स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म। अब वही बात स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में वही आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो जो हमारी डिफरेंट कैटेगरीज हैं वो एक जगह पर तो हम कैटेगरी जो है वो सिर्फ बर्थ लिख दें और अगली जगह पर लिख दें डेट ऑफ बर्थ। तो यानी कि एक चीज जो है स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में उसकी चीजें रहनी चाहिए। हमें ऐसा नहीं है कि एक जगह पर एंट्री करते हुए हम जो वर्ड लिखते हैं और उसी की जगह पर कोई दूसरा वर्ड जो है बढ़ाकर या कम करके लिख दें। तो स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में जो एंट्रीज होनी चाहिए। इनिशियल ऑल आंसर चेंज आर सप्लाइड। जहां पर भी एडिटर ने चेंजेस किए हैं या जहां पर कोई नया आंसर लिखा है वहां साथ आपने साइन लिखा है, इनिशियल लिखा है। प्लेस इनिशियल एंड डेट ऑफ एडिटिंग ऑन ईच इंस्ट्रूमेंट कंप्लीटेड। और इनिशियल के बाद जो डेट है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो बाज़ औक़ात जो है वो उसको चेक करने में आसानी रहती है कि बाद में कभी जरूरत पड़ जाए कि भाई इसका यहाँ पर क्या हुआ, कैसे हुआ, तो डेट वाइज भी हम उसको चीज़ें देख लेते हैं। इसलिए डेट भी इनिशियल के साथ साथ डेट भी। हैंडलिंग डू नॉट नो रिस्पॉन्सेज। When the number of do not know responses is low, it is not a problem. However, if there are several given, it may mean
that the question was poorly designed, too sensitive or too challenging for the respondent. तो ये डू नॉट नो के जो है जो लोग हैं वो अपना खाली छोड़ते हैं चीज़ों को, तो उसमें जो अगर तो थोड़े आंसर ऐसे हों जो डू नॉट नो में आते हैं या जिन्होंने बिल्कुल खाली छोड़े हुए, तो फिर कोई इतना बड़ी बात नहीं। लेकिन अगर ज़्यादा खाली छोड़े हुए हैं तो वहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि क्वेश्चनियर में क्या खामी थी जिसकी वजह से लोग उसको आंसर नहीं कर सकते। और whether it was poorly designed, the question was poorly designed, या it was too sensitive, वो बात इतना के बाद बंदा सोचे छोड़ो यार इसके जवाब नहीं देगा, और it may be that it was too challenging for the respondent. The best way to give undesired DK answers is to design better questions at the beginning. If DK response is legitimate, justifiable, it should be kept as a separate reply category. तो अगर तो ये जो डी के आंसर्स को कम करने के लिए सबसे अच्छी बात यही है कि हम शुरू में जो क्वेश्चन डेवलप करते हैं उसकी जो स्टेटमेंट है दैट शुड बी बेस्ट बेस्ट बेस्ट, अप टू द मार्क होनी चाहिए, इसमें कमी ज्यादती नहीं होनी चाहिए। जब वो हर बंदा पढ़े तो उसका एक ही मतलब उसके सामने नजर उसको फील हो, ऐसा ना हो कि एक बंदा कुछ और मतलब निकाल रहा हो, दूसरा बंदा कुछ और मतलब निकाल रहा हो। तो हमारी जो स्टेटमेंट्स हैं, हमारी जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से प्रॉपरली डिजाइन होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि इफ द डी के रिस्पॉन्स इज जस्टिफाइबल इट शुड बी केप्ट एज अ रिस्पॉन्स रिप्लाई कैटेगरी। तो अगर वो उसका जस्टिफाइबल है जैसे डू नॉट नो, अगर ऐसा है तो इसमें हमें उसको एज ए कैटेगरी ले लेना चाहिए। जैसे हम 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल में करते हैं कि स्ट्रांगली डिसएग्री, न्यूट्रल। अब एक बंदा न्यूट्रल है, किसी बात का जवाब नहीं देना चाहता, एग्री और डिसएग्री साइड पे, तो वो न्यूट्रल भी रह सकता है। तो इस तरह की कैटेगरी को फिर हम शामिल कर सकते हैं जिसमें जो हमारा रिस्पोंडेंट है वो इतना वो टेंशन में ना आए कि भाई पता नहीं इसका जवाब मुझे देना नहीं चाहिए, उसको खाली छोड़े। डाटा ट्रांसफॉर्मेशन, a variation of data coding, is a process of changing the original numerical representation of a quantitative value to another value. For example, the data given is per annum consumption and we need it for each month. तो डाटे को बाद का हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। कैसे कि हमें डाटे की जरूरत थी पर मंथ बेसिस पर और हमें दिया गया है एनुअल बेसिस पर। Data are typically changed to avoid problems in the next stage of data analysis process. हमारा जो नेक्स्ट फेज है उसमें जिस तरह के डाटे की हमारी रिक्वायरमेंट है, अगर तो वो जैसे मंथली डाटे की रिक्वायरमेंट है तो फिर हमें डाटे को ट्रांसफॉर्म करना होगा। तो ये डाटा ट्रांसफॉर्मेशन भी जो है डाटा एंट्री और डाटा डिटेल के बाद की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इकोनॉमिस्ट ऑफन यूज अ लॉगरिथमिक ट्रांसफॉर्मेशन सो दैट द डाटा आर मोर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। डाटा जो बाज़ कार ऐसा होता है कि हमारे डिफरेंट जो अजम्पशंस होते हैं, स्टैटिस्टिकल अजम्पशंस हैं, उनको फुलफिल करने के लिए कि डाटा को ट्रांसफॉर्म किया जाता है। जैसे नेचुरल लॉग ले लिया न्यूमेरिकल वैल्यूज़ का, तो इस तरह की डिफरेंट जो मॉडिफिकेशन होती है, ट्रांसफॉर्मेशन होती है, वो की जाती है। डाटा ट्रांसफॉर्मेशन इज आल्सो नेसेसरी व्हेन सेवरल क्वेश्चंस हैव बीन यूज्ड टू मेजर अ सिंगल कंसेप्ट। फॉर एग्जांपल, इंटेंशंस टू लीव इज मेजर्ड थ्रू 10 क्वेश्चंस which need to be transformed into a single value for a single respondent. अब हमने just for example intention to leave ये है मेजर करते हैं हमारे रिस्पोंडेंट के लिए। हमने 10 क्वेश्चन दिए थे, तो 10 क्वेश्चन में से कहीं पर वो स्ट्रांगली एग्री कर रहा होगा, कहीं पर वो डिसएग्री कर रहा होगा, कहीं पर एग्री कर रहा होगा, कहीं पर वो न्यूट्रल भी रह रहा होगा। तो अब वो हर बात का मतलब मुख्तलिफ निकलेगा, तो हमें उसको एक करना पड़ेगा। हम उन 10 के 10 आंसर्स को एक में कन्वर्ट करेंगे। तो उसका एक सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि हम उन सब के 10 के 10 आंसर्स की एवरेज लेंगे। एवरेज वैल्यू फिर हम देखते हैं वो अगर 4.3 आ रही है, तो जैसा ये 4 हमारा डिसएग्री था और 5 हमारा 4 हमारा एग्री है और 5 हमारा स्ट्रांगली एग्री है, तो ये 4.3 एग्री और स्ट्रांगली एग्री के दरमियान आ रही है। इसका मतलब है ये एग्री से ऊपर है, वो अगर स्ट्रांगली एग्री 5 नहीं है लेकिन एग्री से ऊपर है। तो ये डाटा ट्रांसफॉर्मेशन भी जो की जाती है इसलिए भी की जाती है। तो इसमें हमारा जो है ये जो लेक्चर हमने इसमें स्टडी किया, डिस्कस किया, क्वेश्चनर्स, चेकिंग इन बॉक्स, एलिमिनेटिंग अनएक्सेप्टेबल क्वेश्चनर्स, उसके बाद जो हमारे क्वेश्चनर्स होते हैं, अगर तो हमारे जो डाटा एंट्री से पहले
जो हमारे क्वेश्चनर्स होते हैं, अगर तो उनमें ऐसे क्वेश्चनर्स भी आए जिनकी ज़रा ही चीज़ें गलत हों तो हम उनको फिर साइड पर कर देते हैं। और जो इनकम्प्लीट होते हैं, इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं की गई हुई अलग अलग वगैरह वगैरह, तो उन सब को हम साइड पर कर सकते हैं। ठीक है। और एडिटिंग लुक्स टू करेक्ट illegible, incomplete, inconsistent and ambiguous answers, इस तरह के हो तो हम उनकी करेक्शन करते हैं। Coding typically assigns alpha R numeric codes to answers that you already have them so that statistical techniques can be applied. तो जो है कोडिंग जो है सबसे मेजर बेनिफिट जो हमारा कोडिंग का ये होता है कि डाटा को सिंप्लीफाई करती है और उसके बाद डाटा एनालिसिस भी हमारी होती है। क्लीनिंग रिव्यूज डाटा for consistency. Inconsistencies may arise from faulty logic, out of range or extreme values. Statistical adjustments applies to data that requires breaking and scale transformations. तो ये डाटा क्लीनिंग जो है ये वही चीज़ है कि जो हम डाटा एडिटिंग कर रहे होते हैं उसमें चीज़ों को ठीक करते हुए गलत चीज़ों को रिमूव करते हैं, मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करते हैं कि डाटा क्लीनिंग है, दैट हेल्प्स